हेलो। आज हम ग्रुप 17 के कंपाउंड्स के बारे में बातचीत करेंगे। ये जो वीडियो है इसमें ग्रुप 17 में जो कंपाउंड्स पढ़ना है उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरीन गैस पर। इसका जो डिस्कवरी हुआ था वो स्किल साहब ने 1774 में किया था। बेटलॉट साहब ने इसका नाम दिया था ऑक्सी मर्कुरिएटिक एसिड। यह HCl का ओल्ड नेम है और इस नाम को देने के पीछे रीज़न ये था कि पहले लोग समझते थे कि क्लोरीन गैस जो है वो ऑक्साइड्स है मर्कुरिएटिक एसिड का। बाद में 1810 में डीवाई साहब ने इसका नाम दिया क्लोरीन। इसके भी पीछे रीज़न ये है कि क्लोरीन जो नाम दिलाया वह एक ग्रीक का वर्ड है क्लोरस, जिसका मीनिंग होता है ग्रीनिश येलो। और ग्रीनिश येलो जो है वो क्लोरीन का कलर है, यानी कि क्लोरीन का जो रंग होता है वह ग्रीनिश येलो होता है। तो उसके कलर के बेसिस पे, उसके रंग के बेसिस पे इसका नाम दिलाया क्लोरीन, ग्रीक वर्ड क्लोरस से। एक बार KBC में भी ये पूछा गया क्वेश्चन था कि निम्न में से किस एलिमेंट्स का नाम उसके कलर के बेसिस पे रखा गया है। ऑप्शन था क्लोरीन, देखे थे। प्रिपरेशन की बात किया जाए तो बहुत सारे मेथड्स हैं क्लोरीन बनाने का। हम खासकर इस पे उसी का चर्चा किए हैं जो NCERT में है। जैसे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम HCl से करा दें तो क्लोरीन गैस बनता है। उसी प्रकार से या पोटेशियम पर मैग्नेट का रिएक्शन हम HCl से करा दें तो क्लोरीन गैस बनता है। एक चीज़ याद रखा जाएगा कि पूछेगा कि लैब में या क्लोरीन बनाने का, या फिर पूछेगा कि क्लोरीन बनाने का जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वहाँ पे क्लोरीन हम कैसे बना सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में डेकॉन्स मेथड से याद रखा जाएगा, डेकॉन्स प्रोसेस से याद रखा जाएगा कि HCl का जो रिएक्शन होता है वो हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से करा लेते हैं CuCl2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्लोरीन गैस बनता है। ये रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह रिएक्शन रिवर्स भी होता है। HCl से O2 का रिएक्शन कराओगे तो Cl2 बनेगा और H2O बनेगा। फिर H2O का रिएक्शन अगर Cl2 से कराओगे तो Cl बनेगा और यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलेगा वो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को याद रखा जाएगा कि ये रिएक्शन बैक भी होता है और जब बैक होगा तो नेसेंट ऑक्सीजन देगा। क्लियर? अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी का बात करें तो यह ग्रीनिश येलो गैस है। पंजेंट और सफोकेटिंग स्मेल ऑर्डर होता है, स्मेल होता है, सुगंध होता है, गंध होता है। कहता है कि सफोकेटिंग क्यों होता है, तो ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा हमको तो सफोकेशन तो फील होना ही है। कहता है कि इसको हम इजीली लिक्विफाइड कर सकते हैं सेम कलर में, मतलब जिस कलर में गैस है उसी कलर में लिक्विफाइड हो जाता है। 2.5 टाइम्स हैवियर होता है एयर से, मतलब कि हवा जो होता है हवा से भारी होता है 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना भारी होता है हवा से। कहता है कि फेयरली सोल्यूबल इन वाटर, और इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसको हम क्लोरीन वाटर कहते हैं, जिसका कलर जो होता है वह येलो होता है। क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें
तो कहता है कि ये मेटल से भी रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल से भी रिएक्शन करेगा। एल्युमिनियम से रिएक्शन करेगा तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम से रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड, फास्फोरस से क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो फास्फोरस ट्राईक्लोराइड भी बनता है। एक्सेस ऑफ क्लोरीन हो तो फास्फोरस पेंटाक्साइड में पेंटाक्लोराइड बनता है। सल्फर से रिएक्शन करेगा तो H2Cl2 बनेगा। ये सारे रिएक्शन हम लोग पीछे भी देखे हुए हैं, ग्रुप 15 में, ग्रुप 16 में। हाइड्रोजन के साथ यह तेजी से रिएक्शन करता है, और हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो HCl बनाएगा, H2A से रिएक्शन करेगा तो HCl बनाएगा, सल्फर बाहर कर देगा। हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करेगा तो HCl बनाएगा, कार्बन को बाहर करेगा। तो ये चीज़ याद रखा जाएगा। ये जो रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको ब्लैक कलर से कर दिए हैं। अमोनिया से रिएक्शन है, तो अमोनिया अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है और नाइट्रोजन गैस बाहर जाता है। अगर यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में हो तो नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड बनता है और HCl बनता है। इस रिएक्शन को याद रखा जाएगा। कहता है कि इसका रिएक्शन अगर हम कराएं NaOH से, तो NaOH से भी रिएक्शन होता है तो दो कंडीशन में होता है। एक कंडीशन है कि NaOH हम कोल्ड लें, डाइल्यूट लें, और दूसरा है कि हॉट लें और कंसनट्रेट लें। तो अगर हम डाइल्यूट NaOH लें और Cl2 से रिएक्शन कराएं तो सोडियम हाइपोक्लोराइट बनता है। यही अगर NaOH का रिएक्शन क्लोरीन से कराएं और NaOH कंसनट्रेट हो और हॉट हो तो सोडियम क्लोरेट बनता है। तो रिएक्शन एग्जाम में पूछा गया है, ये रिएक्शन भी और ये रिएक्शन भी, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसको आप लोग याद रखेंगे। क्लियर? उसके बाद इसका रिएक्शन कराया जाए सिलिकेट लाइम से, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपको पता भी होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। उसके बाद ये जो रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन कराना है सनलाइट में, तो ये चीज़ आप लोग 11th में भी पढ़े हो कि अल्केन का रिएक्शन क्लोरीन से सनलाइट के प्रेजेंस में करा दिया जाए तो क्लोरो एल्केन बनता है। ऑर्गेनिक में इस रिएक्शन को आप लोग पढ़े हो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जो रिएक्शन पढ़े हो, इसी रिएक्शन का एग्जांपल पढ़े हो। ऑर्गेनिक का रिएक्शन है। ऑक्सीडाइजिंग पावर पे हम इसके बातचीत करते हैं तो ये चीज़ आप लोग जानते हो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी अधिक होगा, और इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी अधिक होने के कारण यह एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन आप लोग देखोगे कि FeSO4 को, यानी कि फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि Fe के +2 ऑक्सीडेशन से +3 ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर दिया। उसी प्रकार से सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +6 है। SO2 को H2SO4 में, यहाँ पर भी लिख सकते हो कि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 4 है, 4 को किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 है, +4 से +6 में लेकर गया। आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, आयोडीन को यहाँ पे लेकर चला गया +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आयोडिक एसिड बना दिया। यानी कि आयोडीन का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से कराते हैं वाटर के प्रेजेंस में तो आयोडिक एसिड बनता है। तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर दे रहा है, इसका मतलब है कि अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। इस रिएक्शन पे ध्यान दिया जाएगा जब अभी जिस रिएक्शन पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, इस रिएक्शन पे ध्यान दिया जाएगा। क्लियर? इस रिएक्शन पे ध्यान दिया जाएगा।
क्लोरीन का रिएक्शन अगर हम वाटर से कराते हैं तो Cl बनता है और नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। जस्ट अभी हम पीछे बातचीत किए थे कि रिएक्शन रिवर्स होता है, इस पे ध्यान देना है। तो रिएक्शन रिवर्स हुआ और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है एक कलर से रिएक्शन कर किसी भी सबस्टांस जो कलरफुल सबस्टांस है उससे रिएक्शन करेगा तो उसको कलरलेस कर देगा, कलरलेस कर देगा। हम पिछले वाले वीडियो में शायद वीडियो नंबर 10 था पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उसमें हम SO2 गैस से पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बातचीत किए थे। वीडियो नंबर 10 है या 9 है एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन जिसमें हम SO2 गैस पे बातचीत किए थे वही वीडियो शायद नंबर 10 ही है। तो वहाँ पे SO2 पे बातचीत किए थे तो बोले थे आप लोगों से कि इसको याद रखा जाएगा, इसकी चर्चा हम ग्रुप 17 में भी करेंगे। तो वही बात, तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि SO2 का रिएक्शन H2O से कराते थे तो नेसेंट हाइड्रोजन बनता था और वह हाइड्रोजन जाकर रिएक्शन करता था कलर से तो सबस्टांस को कलरलेस कर देता था। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हो कि Cl2 का रिएक्शन H2O से करते हैं तो HCl बनता है और नेसेंट ऑक्सीजन बाहर जाता है। यह ऑक्सीजन भी कलर वाले सबस्टांस से रिएक्शन करेगा तो उसको डिसकलर कर देगा, कलरलेस कर देगा सबस्टांस को। एक चीज़ को याद रखिएगा कि हाइड्रोजन से जो कलर हटाया जाता है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी लिख दिया है कि SO2 से हम कलर हटाते हैं तो कुछ देर के बाद कलर वापस आ जाता है, लेकिन Cl2 से कलर हटाते हैं तो परमानेंटली कलर हट जाता है, क्यों? तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम बोल रहे हैं, ध्यान दिया जाएगा कि SO2 से जो कलर हटाते हैं वह नेसेंट हाइड्रोजन के द्वारा कलर हटता है। तो नेसेंट हाइड्रोजन के द्वारा कलर हटता है यानी कि रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा कलर हटता है। लेकिन Cl2 से जो हम कलर हटाएंगे वो ऑक्सीडेशन के द्वारा हटेगा, ऑक्सीडेशन के द्वारा हटेगा क्योंकि यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा है। और रिडक्शन के द्वारा जो कलर हटा है वह ऑक्सीडेशन के द्वारा वापस आ जाता है। ध्यान दिया जाता है कि रिडक्शन के द्वारा जो कलर हटा है ऑक्सीडेशन के द्वारा वापस आ जाता है। तो अगर हमने रिडक्शन के द्वारा कलर हटाया है, उस सबस्टांस को अगर हम ऐसे फ्री एयर में रख दें तो ऑक्सीजन के परसेंट में उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन होगा तो कलर फिर वापस आएगा। लेकिन अगर हमने कलर को ऑक्सीडेशन से ही हटाया है और उसको अगर फ्री एयर में रख दें तो उसका तो रिडक्शन होगा नहीं, और जब उसका रिडक्शन होगा नहीं तो कलर वापस नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि SO2 के द्वारा हम कलर हटाएं यानी कि रिडक्शन के द्वारा कलर हटाएं तो कलर वापस आ जाएगा ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। लेकिन हम Cl2 के द्वारा कलर हटाएं यानी कि ऑक्सीडेशन के द्वारा कलर हटाएं तो फिर वह कलर वापस नहीं आएगा क्योंकि जो कलर हटा है वह ऑक्सीडेशन के द्वारा हटा है। क्लियर? इस चीज़ को याद रखा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ यूजेस है इसका, कहता है कुछ पॉइजनस गैस बनाने में Cl2 का यूज होता है और सारा यूज होता है, लेकिन ये यूज हमने इसलिए कंसीडर किया है कि एग्जाम में पूछा गया है। तो कहते हैं कुछ पॉइजनस गैसेस बनता है इससे, जैसे फॉस्फेन बनता है, टीयर गैस बनता है, मस्टर्ड गैस बनता है। इस सब का फार्मूला याद रखा जाएगा क्योंकि इस सब का फार्मूला जो है एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड पे, HCl पे। तो मोस्ट कॉमन कंपाउंड है, आप लोग जानते हैं। गोल्बर साहब ने इसको बनाया था 1648 1648 में HCl का H2SO4 से रिएक्शन कराकर 1810 में डेविड साहब ने बतलाया कि इसका जो कंपाउंड है वह इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है। उस समय किसी कंपाउंड के कंपोनेंट्स को पता लगा लेना भी बहुत मुश्किल चीज़ था। बनाया जाए तो HCl का रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो HCl बनेगा, फिर NaHSO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन अगर हम
यहाँ पे H2SO4 लिखना चाहिए था, सर ना सही, NaCl से करा दें, NaCl सही है, NaCl से करा दें तो HCl बनेगा, NaCl ही गलती की कर दी तो सोडियम सल्फेट ही बनेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कहता है कि कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस है, और इसको हम आसानी से लिक्विफाइड कर सकते हैं, और जब लिक्विफाइड होता है तो कलरलेस लिक्विफाइड कर सकते हैं, इसको सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कलरलेस सॉलिड बनता है, और वाटर में जो होता है वो सोल्यूबल होता है, हाईली सोल्यूबल होता है HCl। एक चीज़ को याद रखा जाएगा कि HCl पूछा जाए कि क्या होता है, तो HCl तो हम लोग लैब वगैरह में देखते हैं, तो लिक्विड के भी फॉर्म में देखते हैं, लेकिन पूछा जाए कि HCl कैसा होता है, तो याद रखिएगा कि HCl गैस होता है, और यही लेकिन वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है, लेकिन है तो गैस, वाटर में हाईली सोल्यूबल है, इसका हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं। एक चीज़ को याद रखिएगा कि HCl के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि है क्या गैस, अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मीडियम में इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, यानी कि पानी में इसका हमने सॉल्यूशन बनाया है, तो HCl वहाँ से निकलते रहता है, और HCl के निकलने से माने हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकलते रहेगा HCl, तो उसका क्या कहते हैं कि HCl अगर निकलते रहे तो कंसंट्रेशन को मेंटेन करना मुश्किल होता है, आसानी से कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं होता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो कुछ भी अगर वाटर में H+ आयन दे रहा है वो एसिडिक होता है, तो HCl भी वाटर में H+ आयन देता है, एसिडिक कहेंगे। लिटमस टेस्ट भी कर लेंगे, वहाँ से ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, कहेंगे कि एसिड है। अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया क्या है, बेस है, HCl एसिड है तो साल्ट बनेगा, तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनियम क्लोराइड को आप लोग को पता है कि साल्ट होता है, और उसको हम एसिडिक साल्ट कहते हैं। क्लियर। उसके बाद ये आपको पता है कि अगर कोई एसिड है, वह एसिड का रिएक्शन अगर हम मेटल के कार्बोनेट से कराते हैं, बाइकार्बोनेट से कराते हैं, सल्फेट से कराते हैं, तो करस्पॉन्डिंग साल्ट बनता है, CO2 SO2 गैस बाहर जाता है, H2O बनता है। अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होगा तो CO2 गैस बाहर जाएगा, सल्फेट होगा तो SO2 गैस बाहर जाएगा, तो वही रिएक्शन है। ये रिएक्शन आप लोग 8, 9, 10th में भी पढ़े होंगे कि कार्बोनेट हुआ, HCl से रिएक्शन कराया गया, साल्ट बना, एसिड के करस्पॉन्डिंग साल्ट हुआ, H2O बना, CO2 गैस बाहर गया। बाइकार्बोनेट है, साल्ट बना, H2O बना, CO2 गैस बाहर गया। सल्फेट है, HCl से रिएक्शन करा गया, NaCl H2O, SO2 गैस बाहर गया, तो वही रिएक्शन है। क्लियर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने VVI कर भी लिख दिया है कि 3 पार्ट अगर हम HCl लें और 1 पार्ट हम HNO3 लें, दोनों का दोनों कंसनट्रेट होना चाहिए, तो वहाँ से दोनों के जो सॉल्यूशन बनेंगे उसको हम एक्वा-रेजिया कहते हैं, और एक्वा-रेजिया में गोल्ड भी सॉल्युबल होता है और प्लेटिनम भी सॉल्युबल हो जाता है। एक्वा-रेजिया में गोल्ड भी सॉल्युबल होता है और प्लेटिनम भी सॉल्युबल होता है, इस रिएक्शन के बेसिस पे, क्योंकि दोनों जाके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और इसी कंपाउंड के बनने के कारण हम कहते हैं कि यह सॉल्युबल हो जाता है। तो एक चीज़ को याद रखा जाएगा कि एक्वा-रेजिया में गोल्ड भी सॉल्युबल होता है और प्लेटिनम भी सॉल्युबल होता है। क्लियर। यूजेस की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ Cl2 NH4 Cl C2H, ये सारे चीज़ बनाने में हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लो फ्रॉम बोन्स एंड द प्यूरिफिकेशन बोन्स ब्लैक, ये सारे इसका यूजेज है, यूजेज इसको देख लिया जाएगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, या इसको हम कह सकते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हाइड्रोजन।
तो ये डाटा जो है एनसीईआरटी का डाटा है, एनसीईआरटी बुक में भी ये डाटा दिया गया है। यहाँ से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, हम लोग बातचीत करेंगे कि फ्लोरीन के केस में आप लोग देख रहे हो कि एक ही और जो एसिड बन रहा है फ्लोरीन का, लेकिन क्लोरीन में देखोगे कि क्लोरीन का इतना सारा बन रहा है, आखिर क्यों? इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे क्वेश्चन मैंने तैयार भी रखा है कि फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड बट अदर हाइड्रोजन फॉर्म मोर देन वन ऑक्सो एसिड। क्लियर? तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू ऑप्शंस ऑफ d orbitals फ्लोरीन फॉर्म only one ऑक्सो एसिड but other halogen can form more oxo acid due to presence of d orbitals। सब में d orbitals है, तो d orbitals है तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक लेकर जा सकता है दूसरे हाइड्रोजन, लेकिन क्लोरीन तो लेकर जाएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ -1 में ही कंपाउंड को बनाएगा। यही रीज़न होता है। उसके बाद एक और बढ़िया क्वेश्चन है कि व्हाई एज वेल एज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज इन ऑक्सो एसिड इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। क्या कारण है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़े ऑक्सो एसिड में तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है? तो इसका आंसर हम 2-3 ढंग से दे सकते हैं। फर्स्ट तो एक कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट increase, that's why oxidizing power increase। क्योंकि किसी में भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, और किसी भी चीज़ का जितना अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें एसिडिक कैरेक्टर और कोवालेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होता है। ये बात की चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं। उसके बाद हम एक रीज़न और दे सकते हैं कि HClO3 की बात करें और HClO4 की बात करें। अगर दोनों से अगर हाइड्रोजन निकले तो यहाँ पे H+ और ClO3 बनेगा, यहाँ पे H+ और ClO4 बनेगा। क्लियर? तो ClO3 की अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, इसमें एक बॉन्ड दिखलाइए, एक ही बॉन्ड दिखलाइएगा, एक बॉन्ड, और यहाँ पर माइनस चार्ज। और ClO4 की अगर बात करें, Cl यहाँ पर कर दीजिए, तो Cl 1 2 3 और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी एक बॉन्ड है, एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक बॉन्ड है, एक नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप लीजिएगा तो इसके साथ माने एक बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कीजिए, फिर इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, क्या क्या आप 3 स्ट्रक्चर्स आप बनाओगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आपको आता है, फिर इसको ऐसे शिफ्ट कराओ, इसको ऐसे शिफ्ट कराओ, ऐसे करके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 बनाओगे, फिर एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ। तो एक चीज़ जानते हो आप कि जितना अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होती है।
तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 आ रहा है, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 आ रहा है, यानी कि कह सकते हो कि इसकी स्टेबिलिटी अधिक है। और जिस चीज़ की स्टेबिलिटी अधिक होती है उसका फॉर्मेशन तेज़ी से होता है, तो इसका फॉर्मेशन तेज़ी से होगा, यानी कि HClO4 जो है वह तेज़ी से H+ आयन को रिलीज़ करेगा, और जब तेज़ी से H+ आयन को रिलीज़ करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम इसका ज़्यादा मानेंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 3 ठो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा, यहाँ पे 4 ठो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे, उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, और इसकी स्टेबिलिटी अधिक है इसका मतलब है, यहाँ पे माइनस कर देगा, इसकी स्टेबिलिटी अधिक है इसकी स्टेबिलिटी अधिक है, इसका मतलब हुआ कि इससे तेज़ी से H+ आयन रिलीज हुआ, और जब तेज़ी से H+ आयन इससे रिलीज होगा इसका मतलब हुआ कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। क्लियर? तो आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट और लास्ट कंपाउंड की बात करेंगे, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स। तो कहता है कि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स क्या है। इसको हम कह सकते हैं कि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स वह होते हैं जिसमें 2 टाइप का हाइड्रोजन अगर आपस में मिलकर कंपाउंड बनाए तो उसको हम इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि ClF, ICl3, ClF3, BrF3, ICl, BrF2, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये सब इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स हम इसलिए इनको कहेंगे क्योंकि इसमें 2 टाइप के हाइड्रोजन्स हैं। एक चीज़ आप लोग देखोगे कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हो फ्लोरीन का, तो टेम्परेचर 431 केल्विन के आसपास में देना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है, यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो ये बनेगा। यानी कि एक चीज़ तो दिमाग में आप लोग को होगा ही कि फ्लोरीन का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से कराएं और आयोडीन से कराएं तो आसानी से रिएक्शन किसके साथ होगा? आयोडीन के साथ होगा, इसलिए कि आयोडीन का साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी जो है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ClF7 बनाए तो मुश्किल है, लेकिन IF7 बन सकता है, IF7 बन सकता है। उसी टाइप से अगर हम कहें कि अगर हम आयोडीन का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से कराएं और आयोडीन का रिएक्शन अगर हम फ्लोरीन से कराएं तो यहाँ पे IF7 बना सकते हैं, लेकिन ICl7 हम नहीं बना सकते हैं। एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाने के लिए जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और साइज अधिक होना चाहिए, और उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसकी साइज कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होनी चाहिए, तभी वह मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनेगा। अदरवाइज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड नहीं बनेगा। इस बात को हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि एज वेल एज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन इंक्रीज रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज, यानी कि अगर हम एक कंपाउंड को बना रहे हैं, क्लियर, तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बहुत अधिक ना हो तो क्या करेगा कि सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली वो ले नहीं पाएगा, और स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को वह गेन नहीं करेगा, ले नहीं पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में रिएक्शन को कराने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर हमको देना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट कहता है कि एज वेल एज साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज रिएक्शन बिकम इजीली टेक प्लेस। तो सेंट्रल एटम का साइज अगर बढ़ रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी अगर बढ़ेगा तो रिएक्शन जो होगा वो आसानी से होगा। क्लियर? इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा, बहुत स्मार्टली ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं कि शेप पर, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड जो होते हैं उनके शेप पर अगर हम बातचीत करें तो शेप आप लोग आराम से वेस्पर थ्योरी से निकाल सकते हो। वेस्पर थ्योरी आप लोग 11th में पढ़े हो, दिमाग में होगा। कहता है, इसको हम यहाँ पे समझाने का कोशिश भी किए हैं
कि जैसे कि ICl टाइप के कंपाउंड हो, ICl, IF, मतलब कि 2 हाइड्रोजन ही हो, इस टाइप के अगर कंपाउंड हो तो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 होगा, टेट्राहेड्रल उसका स्ट्रक्चर होगा, लेकिन शेप क्या होगा, लीनियर होगा। लीनियर, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा होगा। अगर IF3 टाइप के अगर कंपाउंड्स हो तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल उसका स्ट्रक्चर होगा, शेप जो होगा टी शेप होगा। तो ऐसे भी आपको पता है कि अगर 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो तो टी शेप लेगा। उसी टाइप से अगर IF5 टाइप का अगर मॉलिक्यूल हो तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, शेप जो होगा स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि 5 ठो बॉन्ड पेयर और 1 ठो लोन पेयर इस टाइप का हो तो स्क्वायर बाई पिरामिडल होगा। इसमें क्या है कि यह IF7 टाइप का मॉलिक्यूल है तो D3sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल और स्ट्रक्चर और शेप दोनों सेम ही होगा। तो इसमें क्या है 7 ठो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर है ही नहीं तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्लियर। उसके बाद कहता है कि रिएक्टिविटी जो होती है वह इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स का जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है फ्लोरीन को छोड़कर। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे अधिक, यानी अगर हम रिएक्टिविटी को लिखें तो सबसे अधिक रिएक्टिविटी F2 की होगी फ्लोरीन की। उसके बाद इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड तो IF लिख देते हैं, और सबसे कम अदर हाइड्रोजन का होगा तो अदर हाइड्रोजन के लिए X2 लिखते हैं। X मतलब क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। क्लियर। यह 3 ही हाइड्रोजन हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो रिएक्टिविटी जो होती है वो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड की अधिक होती है हाइड्रोजन से, अदर हाइड्रोजन से, लेकिन फ्लोरीन से कम होता है। आखिर क्यों, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल सी बात है कि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है तो इसका बॉन्ड जो है वो काफ़ी मजबूत नहीं है, और बॉन्ड मजबूत नहीं है तो बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो रिएक्टिविटी अधिक होगी। लेकिन फ्लोरीन के केस में कहता है कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी अधिक है। तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी अधिक है, उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि फ्लोरीन में क्या होता है 3 ठो लोन पेयर है, और 3 ठो लोन पेयर होने से लोन पेयर रिपल्सन अधिक होता है। लोन पेयर रिपल्सन अधिक होने से बॉन्ड क्या होता है इसका कमज़ोर होता है, और बॉन्ड कमज़ोर होने से बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, और बॉन्ड जब आसानी से टूटेगा तो रिएक्टिविटी इसकी अधिक होगी। ये चीज़ आप लोग को पहले भी पढ़ाया गया है, तो याद रखा जाएगा कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी अधिक होती है इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड से, लेकिन इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स का जो रिएक्टिविटी होता है अदर हाइड्रोजन से अधिक होता है। क्लियर। तो ये था ग्रुप 17 का कंपाउंड खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो आएगा ग्रुप 18 का, उसके बाद P बोला के एलिमेंट्स खत्म हो जाएगा। थैंक्स।